वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। आप लोग यकीनन यहीं होंगे और रेडियो बाजी का गाना मिल चुका है। जी मेरा तुक्का लग गया रेडियो बाजी। झिरझिर हम्म। बदरवा बरसे। वैसे तो हम दूसरे आवर में कोई सॉन्ग नहीं सुनाते, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा तलाश करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए हमारी तरफ से डिले हुआ, तो हम दूसरे आवर में प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को यूट्यूब पे अपलोड करने में, कॉपीराइट्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसको हम किसी तरह से जो है ना वो कट कर लेंगे अपने उसमें से। तो सुनते हैं रेडियो बाजी। आपने उम्मीद करते हैं ट्यून किया हुआ होगा, आपका सॉन्ग मिल गया, तुक्का लग गया, झिरझिर बदरे बरसरवा। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक और तबसरे और टॉक शो होगा। झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे सोए अरमान जागे कई तूफान जागे सोए अरमान जागे कई तूफान जागे बरखाना भाए गोरी तेरे बिना झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे कारे झिर 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 तेरे घुंघराले काले बालों की काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली तेरे घुंघराले काले बालों की काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली तोसे ही प्यार करूं तेरा इंतजार करूं तेरा इंतजार करूं तेरे दिल झूठा मेरा हर सपना झिर 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 बदरुआ बरसे हो कारे अच्छा सॉन्ग था ना। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मैं बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरा तुक्का सही लग गया, और वरना इतना अच्छा गाना सुनने से आज महरूम रह जाते रेडियो बाजी की फरमाइश पे। और इतना स्वीट सॉन्ग था कि ये सॉन्ग सुन के जो है ना मेरी शुगर बढ़ गई है, स्वीटनेस इतनी ज़्यादा हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही स्वीट सॉन्ग था ये। हालांकि मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बट इट्स जो अच्छा लग रहा था कानों को, और बहुत जो है ना वो 8474751590 लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद टॉक शो होगा और बेलाग तबसरे होंगे। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चलें। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए आप कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं
प्रॉफिट कम रखते हैं, तो इसीलिए इनके पास आपको मार्केट से कई गुना कम प्राइस पे जो है ना वो कारपेट भी जो आपको सेम सैंपल होगा वो भी डाल के देंगे। अगर आपको रक्स वगैरह चाहिए खूबसूरत सी कोई, वो भी इनके पास सेल पर हैं। तो कारपेट एक महंगा आइटम होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि जब भी कारपेटिंग चेंज करानी हो तो आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग के से ज़रूर आप रब्ता कायम करें। इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं, 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट एवेन्यू, डिवॉन और क्लेमॉन्ट के कॉर्नर पर हैं। चाहे तो फ़ोन करके इनसे बात कर लें, चाहे तो जाके वहाँ पे सैंपल देख लें, या ये सैंपल आपके पास लेके आ जाएंगे। लेकिन जब भी कोई कारपेटिंग की नीड हो तो आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग को ज़रूर याद रखें। देसी मैट्रिमोनी, जी हाँ, इनकी एक वेबसाइट है www.desimatrimony.com, यानी कि ये अमेरिका की या शिकागो की वो बूढ़ी बुआ है जो आपको आपस में मिलाती है, रिश्ते तलाश कराती है आपके लिए। तो आप इस बूढ़ी बुआ का जो शिकागो की है उसका नाम है देसी मैट्रिमोनी, इसको याद रखें, क्योंकि बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं और फिर उनकी शादियां भी करानी होती हैं। पाकिस्तान जाते हैं शादियां कराने के लिए, इंडिया जाते हैं शादियां कराने के लिए, मैच ज़रा मुश्किल हो जाते हैं यहाँ के पले हुए, और वहाँ से ज़रा सा वो मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है दोनों की, लड़का या लड़की की, वो ज़रा बहुत डिफरेंट होती है। इसीलिए कोशिश करें कि यहीं के पले बड़े बच्चे जो है ना, बच्चियाँ जो है ना, उन्हीं को तलाश करें, अच्छे उन लोगों के जो है ना वो रहते हैं साथ। तो देसी मैट्रिमोनी को रब्ता करें, इनकी वेबसाइट पर जाएँ www.desimatrimony.com, और उसके बाद टेक्स्ट कर दें सारा जी को 773-441-8316 पे। समझे कि आपका ढोल बज गया। इटालियन एक्सप्रेस, जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस बहुत काइंड है। ख़वातीन को वीकेंड पर छुट्टी दे रखी है उन्होंने खाना पकाने के लिए, कि आपको खाना पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे हफ्ते पकाते रहते हैं, थक जाते होंगे। सिर्फ आप फैमिली को लें, अपनी पूरी फैमिली के साथ इटालियन एक्सप्रेस आ जाएं, जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में। यहाँ पर आप जुम्मा, हफ्ता और इतवार को खूब जी भर के खाएँ, बुफे खाएँ, 1199 में जितना चाहें खाएँ। आपको 24 से ज़्यादा इनके पास रिवायती पाकिस्तानी, इंडियन खाने, ग्रिल आइटम्स होते हैं, और इसके अलावा इनके पास उस बुफे में बच्चों के लिए भी खाने होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, नगेट्स होते हैं, फ्राइज़ होते हैं। तो पूरी फैमिली जो है ना वो वीकेंड पर पूरी फैमिली के साथ छुट्टी का मज़ा उठाएं और इटालियन एक्सप्रेस आके मज़े के खाने खाएं बुफे में। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स, और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो में। जी हाँ, जब इसका नाम आता है सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी का, तो एक ही नाम जहन में आता है, हमारे शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। जी हाँ, पान, फोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल पाइए, पान की कैटरिंग करानी हो या अपनी किसी भी तकरीब में मेहमानों को ताज़ा ऑन स्पॉट पान खिलाने हो खाने के बाद, तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नाम याद रखें और नंबर भी लिख के रख लें 773-817-9791। मोहम्मद इफ्तिखार भाई सबसे अच्छे पान बनाते हैं शिकागो में, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इनके बाद कई लोगों ने जो है ना वो ऐड देने शुरू किए, और इफ्तिखार भाई की जो है ना वो देखा देखी अखबारात में भी ऐड चलने लगे पान के, लेकिन वो सब बेकार पान है। अगर असल पान आपको खाने हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखारुद्दीन भाई के पान हैं। जी हाँ, जो होते हैं सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी में। 773-817-9791, ये लिख के रख लें। बेकार जो है ना वो भूसा पान वालों से दूर रहें, जो अखबारात में इफ्तिखार भाई के देखा देखी ऐड चलाने शुरू कर दिए, सब बेकार पान है। जी सोफिया, आपके पास एक कमर्शियल्स है और वो कमर्शियल चलाएंगे, हमारे अवामी बाज़ार का कमर्शियल, जिसने हमें स्पॉन्सर किया है हमारे टॉक शो के लिए, और उसके बाद फिर टॉक शो होगा और फिर बेलाग तबसरे होंगे। 847-475-1590। थोड़ा सा क्वाइट होना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट है उसकी। अवामी बाज़ार ने हमें स्पॉन्सर किया है टॉक शो के लिए। होना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट है उसकी। अवामी बाजार ने भी स्पॉन्सर किया है टॉक शो। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ।
अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दिवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है। ये तो था हमारा ऐड का, अवामी बाजार का धूमधार धड़ाके वाला ऐड है जो रौनक बख्शता है हमारे शो को। और अभी वक्त हुआ है हमारे टॉक शोज का। तो आज के टॉक शो में मैं आपको पूछना चाहूंगी, सबसे पहले ये सवाल मुझे फर्स्ट आवर में पूछना चाहिए था, लेकिन चलें टॉक शो के बाद आप मुझे बताइएगा कि वो कौन से ऐसे खिलौने हैं बचपन में जो आपने खेले हैं जो आपके फेवरेट हुआ करते थे। और अगर आप याद करें, अपने मेमोरी पे जोर दें, तो वो गेम या वो खिलौने आपको कौन से थे और क्यों पसंद थे। अगर आप ये टॉक शो के बाद मुझे बताएं तो अच्छा होगा, इससे कि कुछ मेरे टॉक शो के साथ उसकी लिंक है। तो आज करके नए दौर के खिलौनों पे बात करते हैं। जी हाँ, टॉय स्टोर कहें या नए दौर के खिलौने। पिछले दिनों बहुत ही, ये मुझे ख्याल इसलिए आया टॉक शो करने का कि पिछले दिनों सोहेल एज यूजुअल बैठ के जब वो सुनते हैं पुराने पाकिस्तानी गाने वो कभी इंडियन गाने कम ही सुनते हैं, ज्यादातर वो पाकिस्तानी गाने बैठकर सुनते हैं, और खास तौर पे बड़ी आवाज में सुनते हैं ताकि मुझे भी चिढ़ा सकें कि देखो मैं पाकिस्तानी गाने सुन रहा हूँ अभी नहीं, तो वो पाकिस्तानी गाने सुन रहे थे। तो पिछले दिनों एक बहुत ही पुराना गाना सुना उन्होंने, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। चलें वो बजाते हैं और आप देखें कि कौन सा गाना है वो। मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा, ओ बाबू ले जा, मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा, ओ आजा दो आने बाबू जरा ले जा, मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा, ओ आजा दो आने बाबू जरा ले जा, मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा, ओ बाबू ले जा। जी, ये गाना बड़ा खूबसूरत है, पसंद है मुझे भी, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ सोहेल को, लेकिन मुझे पसंद है कुछ पाकिस्तानी गाने भी। तो अगर ये गाना सुने तो दो चार चार आने ले जा। कितने बेज़रर और सस्ते हुआ करते थे वो खिलौने, जो उस दौर के हर फैमिली के लिए अफोर्डेबल होते थे, चाहे वालिदैन के पास पैसे हो या ना हो। अगर पैसे नहीं है तो कागज का प्लेन बनाकर हवा में उछाल दिया, एक दरख्त की डंडी के साथ रबर बैंड लगाकर तीर कमान गुलैल बना ली। बैट जो खेलना है, बैट बॉल खेलना है तो कपड़े धोने वाला डंडा लेकर आ गए, जो अम्मा अक्सर कपड़े धोते हुए कपड़ों को पीटती थी कि उसका मैल निकल जाए। याद होगा ना आप लोगों को भी। जी, तो बिल्कुल। उसे इस्तेमाल कर दिया। घर के बेकार कपड़ों से अम्मी से जिद की तो अम्मी ने गुड़िया तैयार कर दी। सिगरेट के खाली डब्बों से ट्रेन और बिल्डिंग बना ली। सस्ती गोलियां और कंचे खरीद कर निशानाबाजी के हुनर का शौक पूरा कर लिया। पतंगबाजी का दिल चाहा और पैसे ना भी हो तो खुद ही घर में लई बनाते ना वो आटे की, हाँ बिल्कुल। और कागज लेकर उस शेप में काट के और पतंग बना ली, अखबार से भी पतंगे और वो बनाकर झाड़ू करते की थे। डंडियों से वो मोड़ उसकी के कमानियां बना हाँ, लिया करते थे। बिल्कुल, हाँ। क्या आपने तो बिल्कुल बचपन में ले गई आप ये सारी बातें करके। और अम्मी के सुई धागे के डब्बे से धागे का रील निकाला और वो मांझे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्हाट अ रियलिटी। दिल चाहा तो सब बहन भाइयों ने और दोस्तों ने मिलकर एक कॉपी में से पेज फाड़ा और धड़ाधड़ वो नेम प्लेस एनिमल और थिंग्स खेलना शुरू कर दिया। मुफ्त की गेम भी हो गई और मालूमात में भी इजाफा हो गया। हफ्ते में एक दिन मखसूस हुआ करता था जब अम्मी हमें लाइब्रेरी ले जाया करती थी, और पूरे हफ्ते के लिए हम किराए पर बच्चों की इमरान सीरीज और दूसरे नॉवल वगैरह लेकर आया करते थे। ये सब वो खिलौने थे जो हमारे जहनी नशोनुमा के लिए किसी तरह भी कभी भी नुकसानदेह नहीं रहे, बल्कि किसी न किसी तरह हमारे नॉलेज एबिलिटीज में इजाफा करते रहे। फिर शामें कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। दोस्तों में खेलने निकल जाते थे। कभी हाइड एंड सीक खेला, यानी वो क्या छुपा छुपी कहते ना, हाइड एंड सीक खेला, तो कभी और कोई गेम। आजकल के बच्चे को अगर आप कहें कि हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलें या पुलिस चोर खेलें तो वो साफ इनकार कर देंगे, जैसा हमने उसके कीमती टाइम ज़ाया करने का कोई हुक्म दे दिया हो, और मुंह फेर के अपने प्ले स्टेशन पे फिर से मसरूफ हो जाएंगे। आज का इंसान जो अब दरमियानी उम्र से बढ़कर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, हम और आप जैसे लोग, उसके चेहरे पे फिक्र और खौफ दोनों ही नजर आते हैं।
बच्चों की इग्नोरेंस और दिल बर्दाश्त एटीट्यूड हम सबको परेशानी में डाले हुए है कि इनका क्या इलाज होगा। अब हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारा वक्त और हमारी मोहब्बत बांट ली है। अब अगर आप अपने बच्चे को प्यार करना हो तो आपको उसको हर कमरे में झांकना पड़ेगा, स्पेशली उन जगहों पर जहां पर आपने कंप्यूटर, प्ले स्टेशन और दूसरे गैजेट सजाए हुए। और फिर अगर आपने अपने बच्चे को ढूंढ भी लिया, उसके माथे को प्यार से चूम भी लिया, तो वो गेम में इतना मशगूल होगा कि शायद उसे इस प्यार का एहसास भी ना हो। कुछ देर बाद वो आके आपसे पूछेगा कि अम्मी, आप मैं जब खेल रहा था तो क्या आप मेरे पास आई थी, आपको कोई काम था? यानी कि वो मोहब्बत का लम्स का उसे पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही है आपने, काफी इतने सारे गैजेट्स, लैपटॉप है, आईपैड है, आईपॉड है, और फिर ये प्ले स्टेशन है। ये इन चीज़ों को देखकर 80% बहुत दिल लोगों का दुखा हुआ है, खासतौर पर वालिदैन का दुखा हुआ है। सब ये सोचते हैं कि क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। जहां पर मैं इसकी नुकसान की बात करती हूँ, वहां पर अगर उसके फायदे की बात करूं तो इट्स जस्ट 25% शेयर। यानी जितना हमें इसके डिसएडवांटेजेस है, ऑल दिस गैजेट्स जो डिसएडवांटेजेस लाते, दैट इज 75%। और अगर उसके फायदे का देखें तो इट्स ओनली 25%। यानी कि अब बच्चों को गुस्सा आता है तो दे डोंट गो एंड फाइट विद ईच अदर पर्सन, यानी एक दूसरे का आपस में दे डोंट फाइट विद ईच अदर। क्या होता है, गुस्सा आता है, जल्दी से आते हैं, प्ले स्टेशन लेते हैं और वो वायलेंस की गेम शुरू हो जाते हैं। कौन सी गेम चल रही है, ब्लैक हॉक्स और वो पता नहीं क्या क्या, ब्लैक हॉक है ना? हाँ, वो कॉल ऑफ ड्यूटी और हाँ, वो धड़ाधड़। उससे ये हमें फायदा हुआ कि शायद हमारी इस दुनिया में थोड़े से मर्डरर्स कम हो गए। इसलिए कि अब पहले के जमाने में बच्चे को गुस्सा आता था, उसने जाके जिस पे गुस्सा आया दोस्त को खूब पीटा, मारा, उसके सर पे स्टोन फेंक दिया, उसको खूना खून कर दिया, और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो, गन भी छुपा कर रखता हो तो शूट भी कर दिया। अब बच्चों ने अपने गुस्सा निकालने का तरीका बदल दिया है। तो अब ये होता है कि वो आते गुस्से में, लड़ाई भी होती है, वो सीधा प्ले स्टेशन पे अपना सारा गुस्सा उतारते हैं। तो ये तो वो 25% हुआ बेनिफिट जो हमारे को इन नए गैजेट से है। लेकिन उस 75% के डिसएडवांटेजेस का क्या हो, किस तरह उन्हें कंट्रोल किया जाए? अब तो लगता है कि एक जमाना वो आएगा कि शायद गैजेट डॉक्टर भी हुआ करेंगे या रोबोट डॉक्टर्स होंगे और वो घर में फोन कॉल पर आके इलाज करेंगे। क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में सिर्फ एक आईटी इंजीनियर बैठा हुआ होगा जो लैपटॉप के जरिए या रिमोट के जरिए इन डॉक्टर्स को कमांड दे रहा होगा और उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर करके एक और रिसर्च कर रहा होगा कि इन रोबोट की वर्किंग एबिलिटीज में किस तरह इजाफा किया जाए। दादी, नानी और बुजुर्गों के देसी इलाज के बारे में ये बच्चे सुनकर हंसा करेंगे कि जिन्होंने एक वाजिबी सी तालीम हासिल की हो, उनको इंसानी बॉडी के बारे में क्या पता चल सकता है कि किस तरह ठीक होगी। मुस्लिम शरीफ में आया है कि कुरान मजीद में एक दिन शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि एक दिन ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, मैं इंसानों को काबू करके उनसे ये दुनिया के रात दिन और निज़ाम जिंदगी बदलवा लूंगा। ये एक ऐसा चैलेंज था जो आजकल के दौर में सच होता नजर आ रहा है। यानी जो बच्चे अगर मशगूल हैं, सेलफोन में मशगूल है, प्ले स्टेशन में मशगूल है, जब छुट्टी के दिन होते तो उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता। मतलब सारे उनकी लाइफ की रूटीन ही चेंज हो गई है। उन्हें पता ही नहीं है कि कब उन्हें खाना है, ना उन्हें भूख का एहसास होता है, ना उन्हें दिन रात का पता चलता है। इंसानी कदरें और मोहब्बतें दम तोड़ती नजर आती है। अगर हमने कुछ इकदाम नहीं किए तो सिर्फ हम ही बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आने वाली नस्लें भी बेरावरी का शिकार हो जाएगी और सही रास्तों का तयन करना उनके बस में नहीं रहेगा। हमें चाहिए कि आईपॉड्स, आईपैड्स को दिन में कम से कम 4 घंटे के लिए तर्क कर दें। एक ऐसा कुछ वो बनाएं उसूल घर में कि ये 4 घंटे के लिए कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। 4 घंटे को चाहे तो अगर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते इतना जुल्म तो 2-2 घंटे में डिवाइड कर दें। यानी कि अगर आप कर लें कि बच्चे स्कूल से अगर 3 बजे आते हैं तो आप उनको कहें कि 5 to 7 तुम हाथ नहीं लगाओगे। उसके बाद रात को कर दे कि 10 o'clock के बाद ये गैजेट्स तुम्हारे से ले लिए जाएंगे, इनको तुम ऑफ कर दोगे और रख दोगे साइड पर। तो 2-2 घंटे करके इससे उन्हें डिवाइड करें, इससे कि ये सोचें कि ये लाइफ बहुत कम है। उन्हें समझाएं कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड यू विल रिग्रेट दोज आवर्स व्हेन इंस्टेड ऑफ आप वो आवर्स के लिए पछतावा आपके लिए बन जाएंगे कि जो घंटे आप अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने कुलीग के साथ जो गुजारते, हंसते खेलते गुजार सकते थे, वो अगर आपने अपने सेलफोन पे यूट्यूब की वीडियोस देखते हुए, वाहियात वीडियोस देखते हुए, या अपने फेसबुक पे या गेम्स खेलते हुए प्ले स्टेशन में गुजार दी, तो वो गेम्स तो वहीं रहेंगी। आप अब से 15-20 साल बाद हो सकता है और नई गेमें आ जाएं, वो गेमें तो वहीं रहेगी, लेकिन वो टाइम जो गुजर गया और अब के अगर आपके माँ बाप जिंदा नहीं रहे और कभी आपको याद आई उनकी,
तो एक सिर्फ अफसोस रहेगा आपके पास कि वो वक्त जो मैंने फेसबुक पे, प्ले स्टेशन पे ज़ाया किया, काश मुझे पता होता कि मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ जाएंगे तो मैं उनके साथ बैठ के गुजारता। तो गया वक्त वापस नहीं आता, और जब कहते हैं ना कि गया वक्त वापस नहीं आता, तो वो मुहावरा इंसानी जिंदा रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए नहीं किया जाता है कि ये जो गेम अगर अब आपने नहीं खेली तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको नेक्स्ट 10 साल बाद ये प्ले स्टेशन ही ना मिले। उसके अलावा उससे ज्यादा मॉडर्नाइज गैजेट्स आ जाएंगे, तो गैजेट्स कहीं नहीं भागे जा रहे। बात जब हम कहते हैं ना कि वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा और सिर्फ इंसान के पास पछतावे रह जाते हैं, तो ये उसी वक्त की बात हो रही है और इंसान के जिंदा रिश्तों की बात हो रही है, जो हम लोग हमेशा वो करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। तो उन्हें याद रखाइए कि ये बातें जो है ये जिंदा रिश्तों के लिए। और आपको अब देखिए, अमेरिका की बात करते हैं या उन मगरबी ममालिक की बात करते हैं जिनमें ये सारे इन्वेंटर्स बैठे हुए, जिन्होंने फेसबुक इन्वेंट किए। मार्क नाम है ना उसका, मार्क ज़करबर्ग। फेसबुक है और फिर उसके बाद दूसरी वेबसाइटें हैं, और ये जो सारी चीजें बनाई, ये जो एप्पल का आईफोन बनाया है, एप्पल और आईफोन का वो स्टीव जॉब। हाँ, बहुत सारे ऐसे जो गैजेट्स हैं, आप ये देखें, ये इंडिया और पाकिस्तान में इनके इन्वेंटर्स तो कम होंगे, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वो लगाता है पाबंदियां, जिससे हम कोशिश तो करते हैं लेकिन इतनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ते कि ऐसी कोई चीज इजाद करें कि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि ये चीजें इंसान को आगे जाके नुकसानदेह साबित होगी। लेकिन ये जो मगरबी ममालिक और यहाँ पर रहने वाले, जिनमें अक्सर इन गैजेट्स के मैंने कहा इन्वेंटर शामिल है, उन्होंने तो बड़ा अच्छा किया हुआ है कि वो अपनी नौजवान नस्ल की प्रायोरिटीज को समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं, और जहां जहां जरूरत होती है बड़ी सख्ती से अप्लाई करते हैं। आपको इसकी एक मिसाल दूं, आप बच्चों के स्कूल में चले जाएं, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स दे आर नॉट अलाउड टू यूज द सेल फोन। उन सबको अपने सेल फोन ऑफ करने पड़ते हैं। कुछ स्कूलों में उसको ऑफ कराया जाता है, रिंगर ऑफ किया जाता है, और अगर आप उस दरमियान में अगर आपका सेल फोन बच जाता है या ऑन हो जाता है या आप किसी से चैट करते हुए पकड़े जाते हैं या टेक्स्ट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको फोन ले लिया जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद आपको दिया जाता है। पहले वार्निंग्स दी जाती है, फिर उसके बाद पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है। तो ये लोग अमेरिका के लोग जो या मगरबी ममालिक के लोग जिन्होंने ये इन चीज़ों को ईजाद किया, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बुरे असरात भी क्या है। कई जगह ये भी कहा गया कि ये कैंसर का सबब बनते हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसी रिसर्च भी की जिससे पता चला कि सेलफोन के सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं और जो सेल टावर के जरिए डिवाइड और रिसीव होते हैं, ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी होती है जो हमारे रेडियो और माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल की जाती है। और आप सोचें कि माइक्रोवेव में जब आप किसी चीज़ को हीटअप करते हैं, एक वक्त होता है, एक वक्त तक वो हीटअप होता है, जैसे आपने 2 मिनट्स पे लगाया, लेकिन 2 मिनट्स के बाद अगर आप पॉपकॉर्न ले लें, पॉपकॉर्न को अगर आप हीटअप करेंगे और वो 2 मिनट्स की जगह आप उसको 10 मिनट्स पे रख देंगे, और जब आप उसको निकालेंगे तो आप उसका हशर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रो एनर्जी से उसका क्या हशर हुआ है। पूरे काले हो जाते हैं और उसके सारे खाने के काबिल नहीं रहते, उसके कड़वाहट हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। यही रेज हमारे बच्चे दिन रात सेलफोन को कान पर लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिससे कान के अंदर के टिश्यू पहले डैमेज होते हैं, वो हीटअप होके डैमेज होते हैं, उसके बाद ब्रेन में ये सारे जाते हैं एनर्जीज, और ये जो ट्रांसमिट होती रहती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी, और ये हमारे ब्रेन की ट्यूमर का भी सबब बनते हैं, जिसे कैंसर भी कहा जाता है। तो ये सब बातें हम बच्चे क्या करते हैं या ये लोग क्या करते हैं, इन्वेंटर्स, ऐसी बातों को अक्सर वो लोग छुपा देते हैं। हजारों बातें, नए नए गैजेट्स आए, लोगों ने लंबी लंबी लाइन लगा ली, बेस्ट बाय के आगे लाइन लग गई कि भल कहीं नहीं, कल नया एप्पल का फोन आने वाला है, ये आने वाला है। तो ये चीजें प्रमोट नहीं, एक लिमिटेड तरीके से प्रमोट करते हैं कि जो बहुत कम लोगों तक पहुंचे, इसलिए कि उनको पता है कि अगर ये इस रेस की बातें और ये सब पता चल गया कि ये कैंसर का सबब बनती है, या इस रिसर्च को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए ना कि हम अपने बच्चों को ये सब चीजें बताएं, उनको बताएं कि ये वजह है कि जो, तो इस वजह से हम तुम्हें मना करते हैं। तो आप देखें कि इस तरह जब सेलफोन को स्कूल पे साइलेंट पे रखना होता है, जॉब पर भी देखें आपको ड्यूटी के आवर्स में फोन साइलेंट पे रखना होता है, मगर यही बच्चे जब घर जाते हैं तो पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर सीख रहे हैं। हालांकि इसका उलट होना चाहिए कि हर दौर और हर हाल में वालिदैन को बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, मगर आजकल के बच्चे वालिदैन के लिए रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। पता नहीं ये वालिदैन की कमजोर शख्सियत की निशानदेही करता है कि क्या वजह है, कि आजकल के वालिदैन के पास टाइम ही नहीं,
कि अपने बच्चों के कमरे में झांके, उनके पास जाकर बैठे, देखे कि वो कंप्यूटर पर होमवर्क कर रहे हैं कि वाहियात वीडियोस देख रहे हैं, फोन पर सिर्फ चैटिंग हो रही है कि बॉयफ्रेंड से लव मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि घरों में माँ बाप के दरमियान ही कंपटीशन चल रहा होता है। माँ ने माँ ने अगर अपने आप बच्चों को किसी तरह की पाबंदी लगाई कि जैसे तुम 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, या स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकते, या स्कर्ट नहीं पहन सकते, या इस तरह की पाबंदी लगाई, पता चला बाप फौरन उसके अगेंस्ट हो गया। बाप ने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल हो, तुम मॉडर्न जमाने के साथ तुम्हें नहीं पता चलना किस तरह होता है, नहीं अभी बच्ची यहाँ अमेरिका में पल बढ़ रही है, प्लीज उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाओ। तो माँ बाप जब एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, तो ये जब होता है ना इसी तरह कि माँ खुद अगर, या तो फिर देखे तो घरों की औरतें हमारी आजकल अमेरिका में रह के इतनी मॉडर्नाइज हो गई है कि स्लीवलेस कपड़े खुद पहन रही है। बाप को देखें तो शॉर्ट्स में घूम रहा है, गर्मियां क्या आई उन्होंने शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए। एक जवान बेटी घर में, बाप शॉर्ट्स में घूम रहा है, बाप का देख के बेटे ने भी शॉर्ट्स पहननी शुरू कर दी। तो जब माँ बाप इस किस्म का रोल मॉडल करेंगे तो आप बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शर्म और हया उनकी निगाहों में होगी, उनके हुलिये में होगी, उनके लिबास में होगी, जब हम अपने आप में इतना मॉडर्नाइज बन रहे हैं। और ये क्यों मॉडर्नाइज बन रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आता। क्या आप अपने बच्चों से मुतासिर है? क्या आप अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप ऑर्थोडॉक्स माइंड नहीं है? क्या बताना चाहते हैं? ये किस किस्म की आपकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? मैं तो इसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दूंगी कि जब माँ बाप खुद इंस्टेड ऑफ रोल मॉडल बनने की जगह खुद वो बच्चों से सीख रहे होते, तो ये कोई एजुकेशन नहीं है। दिस इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। आप बेहयाई और मॉडर्नाइजेशन को मिला रहे हैं। दैट इज अ बिग बिग डिफरेंस इन बीइंग लाइक मॉडर्नाइजेशन को डिफरेंट है, और ये बेहयाई जो आप कर रहे हैं कि इट्स नॉट गुड, ये वल्गर, इसको वल्गैरिटी कह दें। वल्गैरिटी और मॉडर्नाइजेशन, इट्स अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू। तो आप जब इस किस्म के हुलिये पहनते, या माँ बाप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि माँ ने कहा कि बेटी को कहा कि 9 बजे के बाद कोई बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, बाप ने कहा, तो माँ ने वही हरकत शुरू कर दी कि नहीं अभी तुम्हें नहीं पता आजकल का क्या है, इस तरह की हरकतें नहीं करो, अभी ये बच्चे यहाँ पर पढ़ बढ़े। तो ये बाप ने, मैंने कहा कि ऑर्डर पास किया तो माँ ने अगेंस्ट हो गई, माँ ने कोई ऑर्डर पास किया तो बाप अगेंस्ट हो गया। पहले ये होता था कि शौहर के और बीवी के दरमियान बड़े वो होते थे। पुराने जमाने के लोग अगर देखें तो माँ बाप इतने अक्लमंद होते थे, कभी भी बच्चों के सामने वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाया करते थे। और यही वजह थी कि वो बच्चे जो थे वो माँ बाप की ट्रेनिंग के दरमियान, कोई बच्चा ये कोशिश नहीं करता था कि अगर माँ ने इजाजत नहीं दी तो चलो बाप को ट्राई करते हैं, बाप ने इजाजत नहीं दी तो माँ को ट्राई करते हैं। ये अक्लमंदी हमारे आजकल के वालिदैन में कहीं नहीं मिलती, बल्कि वो ये एक दूसरे का मॉडर्नाइजेशन बताने के लिए कि हम बच्चे की जहनीत के साथ चल रहे हैं, हमारे में इस तरह बदलने की ताकत है और एबिलिटी है, ये अपना खुद नुकसान कर रहे होते। एक वही मैंने कहा कि अगर बाप ने कहा कि 9 बजे के बाद बच्चे घर से बाहर नहीं जाएंगे, माँ ने इजाजत दिलवा दी, माँ ने बड़ा खूब हंसा, पहला कहका माँ के मुंह से निकला कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम अमेरिका में रह रहे हो कि तुम पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हो। पहला कहका माँ के मुंह से निकला, फिर दूसरे मिनट बच्चे भी हंसने लगे बाप की इस बात पर। क्या हुआ फिर? थोड़े दिन बाद बेटी रात को 10 बजे तक आती रही, 11 बजे तक आती रही। एक जमाना आया वो पूरी रात गायब रही और सुबह अपना सब कुछ लौटा कर आ गई। फिर आपने क्या किया? एक दूसरे को नीचा दिखाने में नुकसान किसका हुआ? दोनों का ही हुआ, माँ और बाप दोनों का ही हुआ। तो दरअसल 75% मैंने कहा कि घरों में, अगर मैं कहूँ तो इस बेरवि के जिम्मेदार 75% अगर गैजेट्स है तो 25% वालिदैन भी है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने पावर को और अपनी ताकत को खुद ही कमजोर कर देते हैं, और फिर बहुत देर हो जाती है। जैसे इत्तेहाद में बरकत है, वैसे ही अगर वालिदैन में भी यकता हो, क्योंकि एक दूसरे के बनाए हुए उसूलों को रिजेक्ट नहीं करे या बच्चों के सामने इस पर एतराज नहीं करे, तो क्या मजाल है कि किसी भी घर का माहौल खराब हो। बच्चों के सामने कभी एक दूसरे के अगेंस्ट न जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि माँ बाप को लड़वा कर और उन्हें एक दूसरे की जिद बनाकर फायदा किस तरह उठाया जाता है। अपने हुलिये को बच्चों के सामने दुरुस्त रखें, किसी तरह की वल्गैरिटी, किसी तरह के वाहियात लिबास न पहने, इसलिए कि अगर आप पहनेंगे, आप रोल मॉडल के तौर पे अगर आपने स्लीवलेस पहनना शुरू कर दिया या शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया, तो आपको कोई हक नहीं है कि यू क्रिटिसाइज योर किड्स अबाउट दैट। इफ यू आर ड्रेसिंग लाइक दैट, डेफिनेटली योर किड्स विल लर्न फ्रॉम यू, यू आर अ रोल मॉडल ऑफ देम। तो इसलिए ऐसी किसी भी अपने हुलिये को दुरुस्त रखें और कभी
ऐसी कश्मकश में फंसे कि बच्चे शिकायत करें आपसे कि अम्मी ने रात को लेट नाइट शो पे मूवी जाने से मना कर दिया, प्लीज डैडी आप इजाजत दिलवा दें। तो हमेशा ये कहें कि हम दोनों अलग अलग नहीं, जो तुम्हारे अब्बू कहते हैं वही मेरा हुक्म है, या जो तुम्हारी अम्मी कहती है वही मेरा हुक्म है। और उसके अलावा और बहुत से ऑप्शन है हमारे पास। अब जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो वाकई आप मॉडर्नाइज हुए, लेकिन किस तरीके से हों कि इस तरह सीखें कि सबसे पहले तो सेलफोन लें। अपना सेलफोन आपके पास भी होता है, उसको इंटरनेट पे जाएं, उसके फीचर्स देखें, उसको गूगल करें, किस तरह पासवर्ड चेंज होता है, किस तरह आप उसको वाईफाई को ऑफ कर सकते हैं, किस तरह ये सब चीज़ें आप सीखें। और जब आपको पता है कि अगर आपके बच्चे अंडर 18 है तो जाहिर बात है वो अकाउंट आपके नाम का ही होगा जो सेलफोन आप बच्चों को दिलाते हैं, तो आप उसका पासवर्ड किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जाके ऑनलाइन जाके, और अगर आपको पता नहीं कि आपके बच्चे ने क्या पासवर्ड रखा है, तो आप ऑनलाइन जाके लिखें कि फॉरगॉट पासवर्ड, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखें, वो आपको एक नया पासवर्ड भेज देंगे। आप उस पासवर्ड को अप्रूव करें और उसको रहने दें। बेशक आप इस्तेमाल आप तो अपने फ़ोन पे नहीं कर सकते, आपके बच्चों ने ही करना है, लेकिन ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि जब बच्चे अपना सेल फोन ऑन करना चाहेंगे, जब वो अपना पासवर्ड डालेंगे तो उनके पासवर्ड पे वो चलेगा नहीं। 2 घंटे लगे रहे, 3 घंटे लगे रहे, आखिर बेजार होकर थोड़ी देर को साइड पे रख दिया। अगर आपसे शिकायत करते तो आप कहें कि भाई AT&T वालों को फ़ोन करो या जो भी सेल फोन की कंपनी है उसको फ़ोन करो, मालूम करो कि क्यों तुम्हारा पासवर्ड नहीं चल रहा। देन इतना ये फ़ायदा हो गया, उस 3 घंटे में बच्चे ने जो भी कुछ गलत काम सीखना था, गलत वीडियोस देखनी थी, आपने उसको 3 घंटे के लिए बचा लिया। इस तरह की ये छोटी छोटी चालाकियां नहीं होती। ये अगर मॉडर्नाइज होना है आपको तो आप इन चीज़ों में घुसकर इस तरह सीखें कि उसको ब्लॉक किया कैसे जा सकता है। आप देखें अगर लैपटॉप लें या कंप्यूटर लें, इसके नीचे एक बटन होता है वाईफाई का, वो अगर आप ऑफ कर दें तो वो बच्चे जो हमारे इतने आदी नहीं है, उनको हमेशा वाईफाई का वो ऑन करते हैं तो मोडेम का बटन होता है पीछे से जो आप ऑफ कर सकते हैं। वो बच्चे इतने आदी नहीं होते, वो फटाफट बस लैपटॉप ऑन करते, कंप्यूटर ऑन करते, नहीं हुआ तो बेजार होते हैं, और एक वक्त में बेजारी का यह आलम होता है कि फिर इन लोग उसको छोड़ के उठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ट्राई करते हैं। तो वो एक छोटा सा बटन होता है जो आप अगर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप उठाएंगे वो नीचे की तरफ होता है, उसको आप ऑफ पे कर दें। थोड़ी देर बच्चे ट्राई करते रहेंगे। ये थोड़ी बहुत चालाकियां हमें बच्चों को सीधी राह पर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन है कंप्यूटर की, वो सेल फोन की, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसको आप अगर टाइम लिमिट पे रख दें तो वो थोड़े देर बाद ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगी, और जब तक आप उस सिस्टम के अंदर ना जाएं आप उसकी टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकते। और सिस्टम के अंदर जाने के लिए वो पासवर्ड इस्तेमाल करें जो सिर्फ आपके पास हो, आपको याद हो, इस तरह करें। रिंगर सबसे बड़ा मैंने ये तरकीब देखी कि लोग टेक्स्ट मैसेजेस बड़े करते हैं। अब टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं तो स्कूल में तो उनको ऑफ करना ही पड़ता है, लेकिन घर आके वो रिंगर ऑन कर देते हैं, और वो रिंगर पे टिंग 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 हर वक्त टेक्स्ट मैसेज बजता रहता है। आप अगर रिंगर ऑफ कर देंगे अपने बच्चों का, रिंगर ऑफ करने के लिए आपको अंदर जाना सिस्टम में नहीं पड़ेगा, साइड पे बटन होता है, जैसे ही देखें बच्चे इधर उधर वॉशरूम में गए हुए, उसका रिंगर ऑफ कर दें। वो बच्चे समझेंगे कि आज पता नहीं दोस्त लोग हमारे कहाँ गए हुए, कोई ना टेक्स्ट कर रहा है ना कोई मैसेज भेजा है। इसलिए कि जब वो आवाज़ नहीं आएगी टिड़िंग टिड़िंग की तो ऑटोमेटिक वो लोग बोलेंगे पता नहीं कहाँ हमारे दोस्त लोग गए हुए। तो ये चीज़ें थोड़े अरसे बाद हर रोज़ थोड़ा 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, 2 घंटे के लिए बंद कर दिया, जब उनको आदत नहीं होती कि पता नहीं होता है कि रिंगर ऑफ है, इन लोग उसको रोज़ाना चेक नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल का मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, कंप्यूटर पे है। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो कोई कंप्यूटर ठीक करने वाले के पास चले जाएं, उसे बताएं कि आप ये चाहते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल को यूटिलाइज़ करें, तो वो आपको बताएगा कि किस तरह यूज़ करते हैं। अब ये मॉडर्नाइज ये हुआ है कि मैंने कुछ घरों में सुना कि उन्होंने अपने जियो टीवी बंद करा दिए, उन्होंने सारे इंग्लिश चैनल्स लगवा दिए, जैसे कि बच्चों ने कहा, और बच्चों के सामने उन्हें अजीब लग रहा था कि हम पुराना किस्म का ड्रामा देख रहे हैं, PTV पे देख रहे हैं, जियो पे देख रहे हैं, या पे सोनी पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने शर्मिंदा होके जैसे कि पता नहीं क्या गलत काम वो खुद कर रहे हो, पेरेंट्स से वो चैनल्स ही बंद करवा दी। ये आपने अपने इस पैरों पे खुद एक कुल्हाड़ी मारी। बल्कि ये कीजिए कि जब बच्चे घर में हों, जानबूझ के आपको कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जिससे आपको लगता है कि बच्चे सीखेंगे, अच्छी बात है, उसको ज़रा वॉल्यूम बढ़ा दें। बच्चे इतने बदतमीज़ तो नहीं हुए होंगे कि आपको कहें कि हमें भी सुनना है, हमें भी अपना गेम खेलना है, प्लीज़ आवाज़ कम करो। वो कुछ देर तक बर्दाश्त करते रहेंगे, और बिल्कुल बेनियाजी में भी उनके कानों में जो ये बातें जाएंगी, जैसे कोई कुरानी तिलावत आ रही है, कुरानी तिलावत के बाद उसके मीनिंग्स बताए जा रहे हैं,
आप वॉल्यूम ऑफ और वो कम करने की जगह ये सोच के कि बच्चे भी घर में और डिस्टर्ब होंगे, आप वॉल्यूम ज़रा बड़ा कर दें। ये सब चीज़ें थोड़ी देर तो बच्चों को इरिटेट करेगी, लेकिन बिल्कुल अनजाने तौर पर उनके जहनों में वो बातें जा रही है। आप बेशक ये समझे कि वो नहीं सुन रहे, वो गेम खेल रहे, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है। आप खुद भी देखें ना, अगर आप कभी सो रहे होते हैं और कोई नीचे कमरे में या कहीं बड़ा वॉल्यूम कर दे टीवी का, तो आप चाहे ना भी सुनना चाहें, आपको सुस्ती हो रही है कि आप उठ के नीचे जाके जो भी कर रहा है, बेटा खेल रहा है, बच्ची खेल रही है, बच्ची सुन रही है, या कोई इंग्लिश चैनल ही देख रहे हैं, कुछ और चल रहा है, आप सोचेंगे अभी सुस्ती हो रही होगी कि कौन उठ के जाता है नीचे बोलता है, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस जरूर हो रही है, आपके कानों में वो आवाज जरूर जा रही है। जैसे हम बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, अजान क्यों दिलवाते? बच्चे ने कुछ नहीं समझ रहा होता है, वो इज जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी है, मगर व्हाई डू वी डू द प्रेयर, उनके कानों में प्रेयर्स क्यों करते? इसलिए कि वो उनके लाशऊर में, तैतुल शऊर में वो बातें, वो तिलावत की आवाज एक सुकून पैदा करती है, एक फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ की तरफ उनका कि दुनिया में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हम बेकार समझते तो ऐसा नहीं करें, बल्कि इन चीजों का सही इस्तेमाल सीखें। उसके बाद एक आदत डालें घर में सुबह सवेरे। आपको पता है बच्चे सुबह सवेरे तो बस जल्दी में होते, बेशक वो जल्दी में होते, बेशक आपको उनके स्कूल का नाश्ता तैयार करना होता है, उनको नाश्ता देना होता है। एक रूटीन बना ले कि सुबह आपने टीवी नहीं खोलना है, रेडियो खोलना है, रेडियो पे और सीडी लगानी है कुरान की, और उसे रूटीन बना ले कि जैसे ये आपका शौक है। ये बच्चों को ना कहें कि तुम भी सुनो तुम भी सुनो, इससे कि आजकल के बच्चों को व्हेन यू फोर्स देम समथिंग तो वो लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट करेंगे। आप अपनी धुन में, जैसे अपना घर है, अपनी आदत है, अपनी सुन रहे हैं, आप एक आदत शुरू करें, एक तिलावत की सीडी रखें, कुरान की जो तिलावत की सीडी आती है उसका अक्सर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ ही होता है। आप सीडी प्लेयर रखें और बस सुबह उठते ही बच्चों को कहें कि मुझे ये सुनना है। उनको जिद ना करें, उनको फोर्स ना करें। बहुत से घरों में देखा जाता है कि सुबह पता नहीं क्या क्या बच्चे सुनते रहते हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, आप उनका नाश्ता बना रहे हैं, बस उठते ही पहले लगा दिया, वो बज रहा है, वो सुनना चाहें ना चाहें उनके कानों में बातें जा रही है। पिकनिक का प्रोग्राम बनाए घरों में, सुबह सवेरे मैंने कुरान की कैसेट के बाद पिकनिक का प्रोग्राम बनाए, कैरम बोर्ड खेले। ये सब चीजें पुरानी जरूर है, लेकिन अगर आप उनको लाएंगे तो एक वक्त आएगा कि जब वो ट्राई कर रहे हैं कि उनका वाईफाई ऑन हो, वाईफाई ऑन नहीं हुआ तो आपने उनको बुलाया चलो कैरम बोर्ड खेलते, उन्होंने बोला ये तो बोर अभी चल ही नहीं रहा है, मेरा सेलफोन मेरा लैपटॉप ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या मसला हो गया है, बाद में देखूंगा। एक दफा अगर आपने उसको वेलकम कर दिया अपने बच्चों को, एक दफा अगर आपके बच्चों ने वो गेमें खेल ली, यकीन कीजिए उनको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अभी ये मसला है कि पेरेंट्स खुद समझ रहे हैं कि बच्चे ये अमेरिका में बड़े हो रहे हैं, मॉडर्नाइज तरीके में माहौल में बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए। किस चीज की प्राइवेसी चाहिए? दे आर नॉट मैरिड हो तो उसके बाद आप प्राइवेसी की बात करें। आप तो उन्हें हर वो मौका फराहम कर रहे हैं कि वो अकेले बैठ के जिस तरह की वीडियोस चाहे देखें यूट्यूब पे, जिस तरह का चाहे फेसबुक पे कमेंट्स करें, जिस तरह चाहे दूसरी चीजें इस्तेमाल करें। आप उनको बर्बाद होने का, बेरा रवि का पूरी छूट दे रहे हैं। अपने घर में होने का, वजूद का उनको एहसास दिलाएं कि तुम यहाँ अकेले नहीं रह रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ रह रहे। अपने तरीके से जिंदगी गुजारें और इस तरह करें। तो शुरू में उनको इरिटेटिंग तो जरूर लगेगा, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट महसूस करेंगे। इसलिए कि उनको उन चीजों से बेजार कर दीजिए, उन गैजेट से उनको इतना बेजार कीजिए, उसमें इतने फॉल्ट करवा दीजिए। इंटरनेट बंद हो गया, दो तीन दिन ऑन ना कराएं, उसके इंटरनेट के पैसे ना दे। मैंने 1000 मरतबा बोला है, ये सब चीजें अब आजकल के दौर में बहुत जरूरी हो गई। इससे पहले कि हमारे बच्चे पूरी तरह हमारे हाथ से निकल जाएं। छोटी छोटी चालाकियां हैं, लेकिन इससे आप अपने बच्चों की फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। सब तरीके सीखें। वाकई मॉडर्नाइज होना चाहते हैं तो शॉर्ट्स ना पहने, स्लीवलेस ना पहने, बल्कि इन मॉडर्नाइज गैजेट्स में जाकर, उसके डीप में जाकर उसकी सेटिंग को सीखें, उसके किस तरह उसको हैंडल करते हैं, किस तरह बहुत सी चीज़ें ब्लॉक करते हैं। बहुत से लोग फेसबुक ब्लॉक कर देते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे एक स्टैंडर्ड रेटिंग होती है, उसके हिसाब से वो बच्चों की वीडियोस ब्लॉक करते हैं कि ये रेटिंग की वीडियो ना देखें। तो ये सब के लिए अपना थोड़ा टाइम निकालें। बच्चों को प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो मेरा आज का यही गैजेट्स के बारे में था कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारें और कोशिश करें कि इससे अभी थोड़ा बहुत इनको दूर रखें। कोशिश करें जब तक कि वो एक मैच्योर एज में नहीं पहुंच जाते, जैसे 21, 22, 23 इस एज में पहुंच के 20 साल के बाद आप थोड़ी छूट दे सकते हैं, इसलिए कि तब उनको अच्छे और बुरे का पता चल जाता है, उन्हें वाहियात और गलत वीडियोस देखने का पता चल जाता है कि ये हमारे जहनों के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बिहेवियर के लिए अच्छी नहीं है।
तो वो जब मिच्योर हो जाए तो बेशक आप उनको हर तरह की आज़ादी दे दें। मेरा आज का यही टॉक शो था। 8474751590 आपने कंपैरिजन करना शुरू किया है पुराने ज़माने से लेके मिट्टी के खिलौने बाबू लेजा से लेके आज के लेटेस्ट दौर पे आई। मेरा ख्याल है आपका बड़ा अच्छा कंपैरिजन था। उस ज़माने के जो खिलौने थे जिससे हम खेला करते थे, खुद ही आपने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी कि ये भी बना लेते थे वो भी बना लेते थे, तो वो ना तो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह था ना तो वो कल्चरल वैल्यूज़ के लिए नुकसानदेह था। लेकिन बिल्कुल आजकल के जो गैजेट्स आ गए हैं इतने डेंजरस हैं कि हमारे को जो है ना अपने कल्चरल वैल्यूज़ से बहुत दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, मजबूरी है, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन उसके इस्तेमाल को इतना लिमिटेड करें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे को अपने वैल्यूज़ से सारी चीज़ों से दूर ना लेके जाएं। तो बड़ा अच्छा आज का आपका टॉक शो था डॉक्टर सोफिया। आईसाइट भी वीक होती है बच्चों की, कैंसर का भी खतरा है। ये सब बच्चों को समझाएं बैठकर आराम से, और ना समझे तो कुछ थोड़ी टेढ़ी ट्रिकें जो मैंने बताई है, टेढ़ी तरकीबें वो करना सीखे। थोड़ा सा बच्चों का फोन छुपा दिया, बच्चे बाथरूम में गए तो फोन छुपा दिया, कुछ देर के लिए ढूंढते रहे वो। जी सामीन, अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो 8474751590 आप लोग क्या समझते हैं कि ये गैजेट्स का बहुत ज़्यादा जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, जो आजकल ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या ये हमें अपने वैल्यूज से कल्चर से दूर कर रही है कि ये अपने बच्चों से भी दूर कर हाँ रही है? बच्चों से भी दूर कर रही है, या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी है? 8474751590। माल है बढ़िया मोल है थोड़ा ये गुड्डे गुड़िया का जोड़ा चलता फिरता मुश्की घोड़ा है मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा ओ बाबू ले जा ओ आजा दो आने बाबू। सोनी दत्ती और अनर। सलाम जी, वालेकुम सलाम। मैं कादर बात कर रहा हूँ। जी कादिर भाई, जी बोले, ऑन एयर है आप। हाँ जी, आप बात करें, बच्चों की बात करें। मेरी जो है ना गरम, जो मेरी वाइफ है ना, मुझे ब्लॉक कर देती है स्काइप पर। अच्छा, ये तो बड़ा गलत करती है, इस उम्र में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अभी मैं 64 साल का हो गया और स्टिल शी ट्रीटमेंट लाइक ए किड। तो वो आपको इसलिए ट्रीट करती है ना कादिर भाई कि वो कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा बराबर, तो बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। अभी उसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई अब तो मैं बच्चा नहीं हूँ, बट वो भी मुझे ब्लॉक कर देती है। हम आपकी वाइफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि ना ब्लॉक करें, बच्चों को ब्लॉक करें, खाली कादिर भाई को ब्लॉक ना करें। सुन रही है? चले अच्छी बात है, सुन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कादिर भाई को ब्लॉक ना करें। ये अभी 64 इयर्स के हो गए, इन्होंने खुद ही एडमिट किया इस बात को। जी, जो कुछ इन्होंने सीखना था सब कुछ सीख लिया। जो बच्चे जो लर्निंग एज में होते हैं ना, उनको ब्लॉक करने की हम बात कर रहे थे, और वो गैजेट्स जो है बच्चों की लर्निंग एज में बहुत नुकसानदेह होते हैं। उनको बच्चों को जरूर ब्लॉक करें ताकि वो एक मेच्योर एज में आ जाए, जब सब चीज़ें उनको अच्छी तरह समझ में आने लगे, दुनिया ये सारी चीज़ें समझ में आने लगे, तब उसको इस्तेमाल शुरू करेंगे तो तब वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। लेकिन अर्ली एज में जब ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना, तो ज़रा बच्चों में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, और अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर उसे कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। तो उस बिगड़ने से पहले कम से कम अपने बच्चों को जो तदाबीर जरूर कर लें। बच्चों को सेलफोन जो दिलाएं वो एटलीस्ट 15 इयर्स के बाद दिलाएं। 15 इयर्स तक अगर आप दिलाते भी हैं तो उसके साथ लाइन ना कनेक्ट करें। 15 इयर्स तक बच्चा बहुत रिस्की एज होती है, बहुत क्रिटिकल एज होती है, तो 15 इयर्स से पहले बच्चों को सेलफोन ना दिलाएं। चले अभी पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ आते हैं। जी, अजीज बलोच मतलूब शख्स था, गिरफ्तार हो गया। पीपल्स पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, यही करते हैं, एमक्यूएम का कोई गिरफ्तार होता है तो एमक्यूएम ताल्लुक से मना कर देती है, और पीपल्स पार्टी का गिरफ्तार हो जी बिल्कुल आपने सही कंपैरिजन कर दिया, लेकिन उसको नाम सही कर लें, वो अजीज नहीं है, उज़ैर बलोच है। शायद आपने नुक्ता इधर उधर कर दिया। तो इस किस्म की जो है ना सफेद झूठ बोलने की हमारे सियासतदानों की पुरानी आदत है। सोलत मिर्जा ने जब अपने जराइम का इतराफ किया तो एमक्यूएम ने उससे डिसोन कर दिया, और अभी तो अजीज उज़ैर बलोच ने, मैं भी आपके साथ अजीज कहने लगा, उज़ैर बलोच ने इन सियासतदानों के काले करतूतों की फहरिस्त भी नहीं बताई कि पीपल्स पार्टी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उसे अपना आदमी मानने से इनकार कर रही है। कायम अली शाह से लेकर जरदारी की बहन फरियाल तारपुर से तक यही जो है ना, सारे के सारे यही राग अलाप रहे हैं कि उज़ैर बलोच को नहीं जानते। लेकिन उज़ैर बलोच बहुत कुछ जानता है, यहाँ तक जानता है कि बेनज़ीर को किसने कत्ल करवाया, बेनज़ीर के
जो है ना वो ख़ास बॉडीगार्ड शहनशाह खालिद को किसने कत्ल कराया, जरदारी और जुल्फ़कार मिर्ज़ा क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने, डॉक्टर आसिम कैसे दहशतगर्दों के सहूलतकार बने, पीपल्स अमन कमेटी ने कैसे कराची को टेरराइज किया, हर राज है पीपल्स पार्टी और जरदारी के कर्तृत्वों का उसके सीने में। 90 दिन का जो रेंजर्स का रिमांड, अब देखें क्या रंग लाता है। अगर इस केस में नवाज शरीफ की पुरानी दुश्मनी जो दोस्ती में बदल गई थी, ये जरदारी साहब के आड़े आती है नहीं आती, क्योंकि एक ज़माने में इन लोगों की बहुत दुश्मनी रही, फिर ये लोग दोस्त बन गए। तो अगर ये आड़े नहीं आती तो बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ आएंगी इस उज़ैर बलोच के 90 डेज़ के रिमांड के दौरान, वरना फिर खामोशी छा जाएगी, यानी सियासी धुन छट जाएगी। सामने तो आ चुकी हैं सारी बातें, उज़ैर बलोच को भी सामने ले आए, गिरफ्तार तो बहुत पहले कर लिया था लेकिन उसको सामने अभी लेके आए हैं। तो अब जब उसको सामने लाए हैं तो मुकमुका चल रहा है गवर्नमेंट का, जो खबरें जो बाहर नहीं आती हैं कि ये अब किस तरह से उसको जो है ना डील करेंगे। या तो बिल्कुल खामोशी छा जाएगी और जो है ना वो सब चीज़ चार्जेस जो है ना इस पर सिर्फ ये लगेंगे, भत्ताखोरी, अगवा बरा ताइवान और दूसरे जराइम। देखिए हुकूमत इस केस में कितनी ईमानदारी दिखाती है। मैं शायद ईमानदारी का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर दिया। देखिए हुकूमत इस केस में पीपी से क्या डील बनाती है, ये हमें देखना है कि इसमें डील क्या बनती है पीपल्स पार्टी की और पीएमएल नवाज ग्रुप की। वो इंटरनल जो डील बनाएंगे उज़ैर बलोच के हवाले से वो सामने आएगी, या कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अब क्योंकि उनकी आखिरी टर्न है तो सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी को जाते हुए इतना गंदा कर देंगे कि पीपल्स पार्टी जो है ना किसी काबिल ही ना रहे। और उसको गंदा करने के लिए उज़ैर बलोच जो है ना वो एक बहुत बड़ा मोहरा है जिसके पास बहुत सारे राज हैं। मैंने बताया कि बेनज़ीर के कत्ल से लेके शहनशाह खालिद के कत्ल तक के सब उसके पास राज हैं। तो वो उसे ईमानदारी से बाहर निकलवा के और अपने जो है ना पाकिस्तानी अवाम को बताए देंगे जी ये बातें सामने आई हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। क्या है नेक्स्ट खबर आपके पास? जी शाम के शहर दमिश्क में बीबी जैनब के मज़ार के करीब बम धमाका, 60 अफराद हलाक। और इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की दाइश ने। ये धमाके किए गए थे जैनबिया के इलाके में जहां बीबी जैनब का मज़ार है, जो हमारे प्यारे रसूल की नवासी है। और यहाँ इर्द गिर्द का इलाका जो है ना 100% शिया आबादी वाला है। और यहाँ पर यानी इस इलाके पर असाद फोर्सेस और शिया मलेशिया का कब्जा है। हमले की जिम्मेदारी कबूल की दाइश ने, जो अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप कहते हैं। और ये ग्रुप सऊदी अरब की भी ईंट से ईंट बजाने की धमकी देता है। और यही ग्रुप दाइश इन फ्यूचर ईरान और सऊदी अरब के आपस में एक बहुत बड़ी जंग कराने का भी बाइस बनेगा। ये मेरी जो है ना वो एनालाइज है कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कोई मुकामात मुक़द्दसा में से तखरीबकारी का, दहशतगर्दी का निशाना बनेगा, या खुदा न खास्ता बनाया जाएगा जो शिया और सुन्नी मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग का बाइस बनेगा। मुसलमान तो खैर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन दुश्मनों के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान जैसे दो पावरफुल इकॉनमी वाले मुसलमान मुल्क खड़े हैं, मिडल ईस्ट का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल मिलेगा किसी और को, मगर फिलहाल सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं दोनों मुल्कों को अलग अलग। और इसी को कहते हैं दुश्मनी से फ़ायदा उठाना, कि तुम भी जो है ना मिडल ईस्ट का कंट्रोल हासिल कर लोगे और तुम भी मिडल ईस्ट का कंट्रोल हासिल कर लोगे। लेकिन ये जो एक बड़ी कास्ट की जो दुश्मनी कराई गई है ना शिया सुन्नी की, इतने जब से ये जंगें हो रही हैं, ये दोनों के आपस में झगड़े, ईरान में झगड़े, वहाँ सऊदी अरब में झगड़े, उसके बाद फिर शाम, मिस्र, सब जगह ये शिया सुन्नी फसादात इसीलिए उखाड़े गए थे, बनाए गए थे कि उनको बाद में आगे जाके यूज़ किया जा सके। तो वो अब बारी आ चुकी है कि अब दोनों को किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। दो ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो मुल्क हैं शिया सुन्नी के वहाँ पे मिडल ईस्ट रीजन में, ईरान और सऊदी अरब। तो अब उनकी दोनों की दुश्मनी से किस तरह से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दोनों को उसकी भी पीठ थपथपाते हैं और इसकी भी पीठ थपथपाते हैं। तुम दोनों लड़ो, जैसे वो उस ज़माने में आज से 15-20 साल पहले जो है ना वो किया गया था सद्दाम हुसैन को, और ईरान और इराक को लड़ा के किया गया था। दोनों की इकॉनमी को तबाह कर दिया था। कितने साल लगे उनको अपनी इकॉनमी वापस खड़ा करने में, और यहाँ पे इसी तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर जी तीसरी खबर, ईरान के सदर हुसैन रूहानी का यूरोप का दौरा। ईरान के सदर हसन रूहानी का यूरोप का दौरा। कई यूरोपीय मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें, यहाँ तक कि क्रिश्चियंस के मजहबी पेशवा पोप से भी उन्होंने मुलाकात की। यूरोप और अमेरिका से 30-35 साल से दुश्मनी के बाद अचानक कितनी दोस्ती और सबसे शीर व शकर हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब से ऐसी दुश्मनी
के ताल्लुकात तक खराब जो है ना वो ख़राब कर लिए, ख़त्म कर लिए प्लीज होल्ड ताल्लुकात उन्होंने। तो असल में ये दोनों मुल्क समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी ये दुश्मनी उन्हीं को ले डूबेगी। किसी को आपने लिया है क्या? नहीं नहीं, आप पूरी बात कर लें फिर। मैं तो, आप या तो लिया ना करें, मुझे पूरी बात करें। नहीं, कोई मैंने है होल्ड मेरे ऑन साथ? बोल जी, दिया, होल्ड ऑन बोल दिया। बोलने दे उनको, कितनी देर होल्ड रखेंगे? कौन है ये? सोनी धरती और ऑन एयर। जी इस्लाम ओ माय गॉड, आप हैं यार। जी वालेकुम सलाम। गुस्से में आ गए, इनको क्यों ले लिया लाइन पे किसी को? अरे भाई मैं कुछ बोला हूँ, मैं तो चुप बैठा हूँ। नहीं वो मैं- असल में या तो इनको मेरे तबसरे के बीच में लेना नहीं चाहिए, नहीं, या नहीं, ले मैंने लेते होल्ड तो करा दिया मेरी था बात ना। मेरी बात कट जाती है। तो आदमी चुप बैठा है, खामोशी से आपकी बातें सुन रहा है। चलें सुने अगर फिर, आप चलें। माशाअल्लाह से, ओके ओके, फिर सुने। अगर आप माशाअल्लाह से काबिल आदमी अच्छा। है, मगर इतना हुड़ भी मत नहीं करें। नहीं नहीं, एक मिनट, फिर आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मुझे हाँ, पता चलें, नहीं था होल्ड आप करें है लाइन प्लीज। पे। इनको रहने दें, होल्ड सुनने करें दें प्लीज। मेरी बात। मैं उस पर दुश्मनी पे बात कर रहा था, और दोनों ही जो है ना वो मुआली खुशफहमी में मुब्तला हैं। सऊदी अरब समझता है कि अब इसने 34 सुन्नी मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बना लिया, जिसमें बाय द वे कोई शिया मुल्क शामिल नहीं। ईरान अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान समझता है कि अब यूरोप और अमेरिका उनकी तरफ हो गया है, तो सऊदी अरब का 34 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद भी, मुस्लिम नेटो फोर्सेस, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं एज ए तज्जिया निगार ये समझता हूँ कि सऊदी अरब की पोजीशन कमज़ोर है, और उसकी पहले बारी आएगी। पोजीशन क्यों कमज़ोर है सऊदी अरब की? वो इसलिए कि सऊदी अरब की इकॉनमी चलती है तेल पर, और तेल की इंटरनेशनल मार्केट में ईरान के आ जाने के बाद प्राइसेस का जो हाल है वो सऊदी अरब की इकॉनमी को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। और ईरान पर से सैंक्शन ख़त्म करने से पहले, ईरान से डरा के सऊदी अरब को अमेरिका ने $60 बिलियन का असला बेचा था। सऊदी अरब के पास असले के ढेर लग गए। इकॉनमी जिससे चलती है तेल, उसकी कीमतें इंतहाई कम हो गई। और दुनिया ये बात भी ना भूले कि ईरान के इस्लामी इनकलाब की दुनिया भर में सख्त मज़म्मत के बावजूद इस्लामी इनकलाबी रहनमा आयतुल्लाह खुमैनी को कई सालों तक यूरोप यानी फ्रांस ने ही अपना मेहमान बना के रखा था। है ना समझने की बात? जी अब आप बोले। अब मेरा तबसरा कंप्लीट हो गया। जी जी। जावेद भाई, अब आप क्या कहेंगे? बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप जो है ना ये बीवी को रेडियो पे डांटना बंद करें, घर पे डांट लिया करें, वो काफी होता है। अच्छा सही। दूसरी बात यह है कि सर वो सऊदी अरब ने तो ईरान के खिलाफ दुश्मनी की इंतहा कर दी थी, और अमेरिका के पीछे लग गया था किसी न किसी तरह से इसके ऊपर जी बमबारी करो, जबरदस्त किस्म की। जी बिल्कुल सही। इसकी एटॉमिक जो तंसीबात है उनको तबाह करो। तो बड़ी हैरत हुई थी कि ओबामा ने दोस्ती कर ली और इनको जो है कंप्रोमाइज करके सारी चीजें जो है ना बराबर कर दी। सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बस में नहीं था सऊदी अरब के कि वो अमेरिका को वहाँ भेजता और वहाँ तबाही फैलवाता। वो कहता था इराक का जैसा हशर जो है ईरान को भी किया जाए। और वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि अमेरिका वाकई ऐसा करेगा। जी जी। मगर वो गलतफहमी है बहरहाल, क्योंकि वो तो लोगों के कंट्रीज के जो है वो उनके वो होते हैं, क्या नाम है अपना, क्या कहते हैं उन्हें, अपनी उनकी वैल्यूज होती है, उनकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है किसी के कहने पे, और दोस्ती में मजबूर हो करके कोई उल्टा सीधा कदम थोड़ी उठा सकते। नहीं, एक बात आप यहाँ पे देखें, टाइमिंग होती है हर चीज़ की। आप एक बात यहाँ देखें कि अचानक से ये ईरान के खिलाफ सैंक्शन सारी ख़त्म हो गई, और इतने शीर शकर हो गए कि हसन रूहानी जो है ना वो यूरोप के दौरा पे और पोप से मुलाकात कर रहे हैं। इतनी हंसी खुशी जो है ना वो बातें हो रही हैं। या तो इतनी दुश्मनी थी कि कोई उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। पूरी यूरोपीय बिरादरी ने, अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगाई हुई थी, और कहाँ इतने अचानक शीर शकर हो गए कि पोप से ही मुलाकातें हो रही हैं, पूरा यूरोप उनसे खुश हो गया। और ये एक सोची समझी स्कीम होती है। देखिए अभी कभी जिंदगी में आपको इतने सालों से अमेरिका में इतना सस्ता तेल नहीं मिला था जो अब जो है ना वो ऑयल कितना सस्ता हो गया। अब ऑयल सस्ता होने से क्या हो रहा है कि अब सऊदी अरब की जो इकॉनमी चलती है वो ऑयल पे चलती है। अब उसकी इकॉनमी को डैमेज लगेगा इस ऑयल की प्राइस गिरने से। और ऑयल की प्राइस किसने गिराई है? ईरान ने। ईरान लाया अपना तेल मार्केट में इनसे दोस्ती करने के बाद, तो इकॉनमी खराब हुई अब सऊदी अरब की। और प्लीज होल्ड ऑन। जी ले लें आप इनसे बात करें, दूसरी क्योंकि के लिए टाइम आप नहीं होल्ड है। कीजिएगा। टाइम नहीं है बिल्कुल, 2 मिनट सोनी रह गए। धरती और अनर। हेलो जी बोले, आप बोलें कौन सा आप है हमारे साथ? हेलो हेलो। हाँ जी, जी, कादिर भाई। ये 6 महीने के बाद देखेंगे वो ईरान पे पाबंदी आयद हो जाएगी। अच्छा, फिर से पाबंदी आयद हो जाएगी? मैंने तो ये कहा है कि अब जैनब आप ये देख। गेम खेल रहे हैं दुनिया के अच्छे से लोगों। हाँ हाँ
चलें ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई। आप ये गेम तो हेलो। खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गेम खेल रहे हैं। और ये गेम जो है ना पहुंचेगा इन दोनों की जंगों तक, इन लोगों की इकॉनमी को तबाह करने तक। और इकॉनमी को तबाह करने का पहला स्टेप जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस कीमतें कम हैं हुई उसको हैं कम करना। उससे सऊदी अरब की पूरी इकॉनमी इसी पे इस्टेब्लिश थी, ऑयल की प्राइसेस पे। और ऑयल प्राइसेस गिरने से उसकी इकॉनमी को डैमेज लगेगा। $60 बिलियन का उसने जो है ना असला खरीद के ढेर लगा दिया है उस जंग के लिए जो ईरान से डरा के उसके खिलाफ क्रिएट की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शो सुनने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।